अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख 10 सितंबर 2025 है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक फैसले के अंदर, जो कि उन्होंने मई में सुनाया, उस फैसले में एक ऐसी गलती छोड़ी जिससे फायदा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को हो रहा है और नुकसान निजाम का है। लेकिन इसमें शर्त यह है कि निजाम के अंदर चलने वाली अदालतें उस फायदे को हासिल करने दें। और जाहिर बात है, बहुत सारे लोगों का जवाब यही होगा कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उस फैसले के अंदर जानबूझकर गलती क्यों छोड़ी गई, वो लूप होल कैसे दूर हो सकता है, और अगर जरा सा भी खतरा महसूस हुआ तो प्लान बी क्या होगा, इससे मुताबिक हम बात करेंगे। और आज हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इमरान खान के भांजे हसन नियाजी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले से ही फायदा उठाते हुए लाहौर हाईकोर्ट में अपील दायर कर दी है, और वो भी फौजी अदालतों के मामले के खिलाफ। उनकी पिटीशन दरअसल है क्या, इसके बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि वुकला अचानक से, वो जो वुकला पिछले 2-3 सालों में इस मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर और इस निज़ाम के साथ मिलकर मुकम्मल तौर पर जो अदालतें हैं या फिर शख्सी आज़ादियां, उनको सबूताज करने के लिए भरपूर अपना किरदार अदा करते रहे हैं, अब वो जो है वो अचानक से एंटाई एस्टैब्लिशमेंट और एंटाई पोस्ट 26 जुडिशरी जो है वो अपने आप को पोज करने लगे हैं। और उनको ये वक्ती तब्दीली लाने के लिए मुत्तहिद होने की जरूरत क्यों पड़ी, कौन से वो इक़दामात हैं जिन्होंने वुकला को अचानक इकट्ठा कर दिया है, इससे मुतालिक भी हम बात करते हैं। सबसे पहले तो ये कि इमरान खान के भांजे जी हसन नियाजी, उन्होंने लाहौर हाईकोर्ट में जो है वो दरख्वास्त दायर की है, और उस दरख्वास्त के अंदर उन्होंने जो है वो उस दरख्वास्त के अंदर उन्होंने ये जो है वो कहा है कि जो हसन नियाजी की मिलिट्री कस्टडी दी गई थी ना, जब आपको याद है कि 9 मई के बाद हसन नियाजी जो थे वो रोपोश थे, और उनको फिर अचानक से जो है वो गिरफ्तार किया गया था एबटाबाद से जाके रात 11:30 बजे। और उनको जब गिरफ्तार करके लाया गया था तो तकरीबन 5 से 10 दिन उनका कोई अता पता नहीं था। उनके वालिद हफीजुल्लाह नियाजी ने उनकी जो है वो बाजियाबी के लिए हेबियस कॉर्पस यानी हब्से बेजा की दरख्वास्त जो है वो दायर की थी। और जब वो दरख्वास्त उन्होंने दायर की थी तो उस दरख्वास्त के दायर होने के साथ ही अभी उस पर भी समाज चल रही थी, तो हसन नियाजी की गिरफ्तारी जाहिर की गई, और फिर अचानक से ये भी जाहिर किया गया कि भाई मिलिट्री कस्टडी उनकी मांगी गई है, और मजिस्ट्रेट ने, जुडिशल मजिस्ट्रेट ने वो मिलिट्री कस्टडी भी जो है वो हसन नियाजी की लाहौर के जो वहां पर लाहौर में जो मिलिट्री कोर्ट था उसको उनकी कस्टडी दे दी थी। उसके बाद हसन नियाजी का ट्रायल हुआ। हसन नियाजी के ट्रायल के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जजमेंट आई जिसके अंदर मिलिट्री कोर्ट से उनके ट्रायल को कलअदम करार दिया गया, और उसके बाद जो है वो मामला यहां तक गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो आईनी बेंच बैठा और इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत हुई, तो आईनी बेंच ने बैठकर जो है वो फैसले के ऊपर वक्ती तौर पर रिलीफ दे दिया हुकूमत को, और कहा कि सजाएं अनाउंस कर दें। और फिर सजाएं अनाउंस हुई तो पता चला कि हसन नियाजी को 10 साल जो है वो कैद की सजा सुनाई गई थी मिलिट्री कोर्ट से। इसका एलामिया ISPR ने भी जारी किया था, और ये इसका जो समर था, जाहिर बात है कि वो, या इसका जो पूरे का पूरा क्रेडिट था, वो आईनी बेंच के उस एक फैसले को जाता था जिसमें उन्होंने सजाएं सुनाने की इजाजत दे दी थी, और ऑलरेडी अपना फैसला 4 महीने पहले ही सबके सामने रख दिया था, बल्कि 6 महीने पहले ही सबके सामने रख दिया था। खैर, उसके बाद क्या हुआ कि आज एक अचानक से खबर ये सामने आई कि हसन नियाजी ने मिलिट्री कोर्ट्स को अपनी हवालगी दिए जाने का मामला जो है वो चैलेंज कर दिया है। और चैलेंज जिन वकील साहब के जरिए किया गया वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। सीनियर वकील हैं और किसी भी किस्म के तारुफ के मोहताज नहीं हैं, और विदाउट एनीथिंग कोई उनके लिए जो है ना वो किसी भी किस्म का ऑब्जेक्शन लगाने से बेहतर यही एक लफ्ज़ है कि वो जो है वो आइन और कानून की बहाली के लिए फिलहाल अपना एक किरदार अदा कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने अभी तक तमाम बड़े मुकदमात में ये साबित किया है कि अगर वुकला डट जाए, अगर वुकला आइन और कानून के मुताबिक जो है वो अपना किरदार अदा करने लगे, तो कोई दुनिया की ताकत उनको रोक नहीं सकती। फैसल सिद्दीकी जो है वो एडवोकेट है, कराची से उनका ताल्लुक है, उनकी खिदमत हासिल की गई, और उनके तवसुत से जो है वो हसन नियाजी की दरख्वास्त दायर की गई है लाहौर हाईकोर्ट में। लाहौर हाईकोर्ट में बैठी है आलिया नीलम साहिबा, लेकिन जिस तरीके से ये दरख्वास्त ड्राफ्ट की गई है, जिस तरीके से इसके अंदर तमाम तर फैक्ट्स को लिखा गया है, मुझे लगता है कि अगर कोई फेयर जज होगा, थोड़ा सा भी फेयर जज होगा ना, जिसको बाकायदा इंस्ट्रक्शंस हासिल नहीं होंगी, तो वो कम से कम इस दरख्वास्त को देखते हुए और जो चेन ऑफ इवेंट्स है उसको देखते हुए ये जरूर समझेगा कि भाई एक शख्स है जो कि वो नहीं मिल रहा था, आपने उसको एबटाबाद से जाके गिरफ्तार किया, फिर आपने उसको हब्से बेजा में रखा, जब आपने उसकी हवालगी शो की तो आपने उसको मिलिट्री कोर्ट को हैंड ओवर कर दिया, मिलिट्री कोर्ट में उनका ट्रायल चला, उसी केस के अंदर जो है वो आपने 15-20 और लोगों को भी मिलिट्री कोर्ट में ट्राई किया, मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हो गई। मीनवाइल सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री
मिलिट्री कोर्ट्स को कदम करार दे दिया, तो आपने तब भी उस शख्स की हवालगी वापस जो है वो नहीं दी। उनके वालिद ने दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की, उनके वालिद खुद भी पेश होते रहे, जो हालात उनके बेटे के साथ रहे। और हसन न्याजी इज वन ऑफ दोज 9 मई के एक्यूज में से है जिनको बाकायदा 9 मई के बाद टॉर्चर किया गया है। हसन न्याजी ने, आपको पता है उनकी जज्बाती नेचर है, उन्होंने झुकने से, उन्होंने जितना भी टॉर्चर उनको रखा गया, यानी ये मैं आपको उनके दोस्तों के या उनके वकला, क्योंकि वो खुद भी बैरिस्टर हैं, तो उनके जो साथी वकला हैं, उन जो उनसे मिलते थे, जो उनके ट्रायल्स कर रहे थे, खदीजा सिद्दीकी वगैरह, उनके जो है वो जुबानी आपको ये बात बता रही हूँ कि हसन न्याजी को बाकायदा हब्से बेजा में, सॉरी, बाकायदा सॉलिटरी में रखा गया अलग से, और उनको बहुत छोटे सेल में रखा जाता था। उसमें हर मुमकिन टॉर्चर होता था, धूप रोशनी कुछ भी उन तक पहुंचने नहीं दी जाती थी। और जब पहली मर्तबा उनको अदालत में भी पेश किया गया था तो उनकी हालत बहुत अबतर थी। उनके वालिदैन जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ का भी शिकार है। नौरीन न्याजी उनकी वालदा है, हफीजुल्लाह न्याजी उनके वालिद हैं। हफीजुल्लाह न्याजी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने अदालत में पेश होकर मुतअद्दिद बार भी अपनी कहानी सुनाई और बताया कि वो नहीं सो पाते हैं रातों में, उनका जवान बेटा जो है वो कैद में है और अदालत देखेगी कि आपका कंडक्ट क्या है इस सारे मामले पे। हफीजुल्लाह न्याजी के कई मरतबा पेश होने पर आईनी बेंच के हमने नजरें झुकी हुई देखी है, लेकिन फिर आईनी बेंच उनको बात भी नहीं करने देता था, क्योंकि फिर जाहिर बात है उनके सवालात के जवाब तो होते नहीं थे। अब आती हूँ वकील वाले मामले पर ही। हसन न्याजी के वकील है फैसल सिद्दीकी। फैसल सिद्दीकी के साथ को काउंसिल्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई जो है वो वकला है, जिनमें खदीजा सिद्दीकी भी हैं, और उसके अलावा उनमें जो है वो मुराद जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुराद अली मरवत, वो भी है। ये सब लोग 9 मई के मुकदमात को लाहौर में बहुत एक्टिवली परसू कर रहे हैं। तो मामला ये है कि हसन न्याजी के ज़ाहिर दोस्तों में भी शुमार होते हैं, और फिर हसन न्याजी ही के साथ जो एक और जो है वो वकील हैदर मजीद, उनके साथ अरेस्ट हुए थे। हैदर मजीद की भी सज़ा मुकम्मल हो गई, उनको भी छोड़ दिया गया। तो मामला जो है वो अब यहाँ आए हैं कि अचानक से हसन न्याजी की ये दरख्वास्त क्यों आई। हसन न्याजी ने जो चंद एक दरख्वास्तें अदालत से की हैं लाहौर हाईकोर्ट से, उनमें नंबर 1 उनकी हवालगी का मामला है। उन्होंने कहा कि भाई उनकी हवालगी जिस तरीके से मिलिट्री कोर्ट्स को दी गई वो दुरुस्त नहीं था। अगर हवालगी के मामले को ही देख लिया जाएगा, अगर वो उसी को चैलेंज करेंगे और वही कल अदम हो जाएगा, तो उसके पोस्ट जितने इवेंट्स हुए, यानी उनका ट्रायल, उनको सजा, उनके सजा होने के बाद उस पर अमल दरामद, वो सब कुछ जो है वो कल अदम होगा। तो उनकी मुंतकली से बहरहाल जो कि सिविल कोर्ट से, सॉरी, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से उनकी दी गई मिलिट्री कोर्ट्स को, उस पर सवाल उठाया गया कि भाई क्यों आपने इतने हजारों 35,000 लोगों में से 103 लोगों को अलग किया। और फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कैसे फायदा पहुंचाया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद है पाकिस्तान इंडिया की जंग बड़े अरूज पर थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सोचा कि भाई हम सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल दुरुस्त करार देके मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने के जज्बे का इजहार कर दे। तो सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने, जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग पीक पर थी, यानी 5 मई से लेकर गालिबन 10 मई तक, उसके दौरान 7 मई को अचानक से सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने, जब रावलपिंडी के अंदर भी इंडिया का एक ड्रोन जो है वो आकर गिरा था, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स अलाउ कर दिए थे। और उस फैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो शॉर्ट ऑर्डर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का तहरीर करदा है, उसके अंदर दर्ज है कि भाई जो अगर किसी शख्स ने कोई अपील अपने जो मिलिट्री कोर्ट्स में हवालगी की है वो दायर कर रखी है, तो उस अपील के या वो अपील दायर करेगा तो उस पर अदालत जो है वो मेरिट के मुताबिक फैसला करे। फैसल सिद्दीकी साहब अहम इसलिए हैं और उनका तस्करा मैंने इसलिए किया कि अभी तक जितने बड़े मुकदमात गुजरे हैं उसमें फैसल सिद्दीकी साहब का जो के आर्ग्यूमेंट्स थे वो मिसाली थे। बल्ले के इंतखाबी निशान का केस हो, उसके अलावा मखसूस नशिस्तों का केस हो, उसके अलावा मिलिट्री कोर्ट्स का केस हो, फैसल सिद्दीकी साहब वाज लीडिंग। एंड उन्होंने जो है वो अब ये दरख्वास्त जो दायर की है, इस दरख्वास्त का एक क्रेडिट उनको खुद भी जाता है। सुप्रीम कोर्ट को ये रास्ता दिखाने वाले कि भाई हवालगी दुरुस्त नहीं थी, वो भी वही थे। सुप्रीम कोर्ट को ये जो है वो मामले में बीच की राह निकालने का मशवरा देने वाले भी फैसल सिद्दीकी साहब ही थे। और बड़े वकला यूजुअली ये किया करते हैं कि देखिए एक चीज ऑब्वियस है, रिलीफ नहीं मिलना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लोगों को 9 मई के मुकदमात में, ये बात तो डन थी, लेकिन कम से कम ये हो सकता था कि कोई ऐसी गलती सुप्रीम कोर्ट के फैसले में होती, कोई ऐसा लूप होल सुप्रीम कोर्ट के फैसले में होता जिसका फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम तर असीरान जो कि जेलों में हैं वो उठा सकते। ये किया गया तो मिलिट्री कोर्ट्स के जजमेंट के अंदर जो एक लूप होल था, उस लूप होल का फायदा उठाया। अब जो है वो जाकर
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबसे जो मेन उनके 9 मई के मुकदमात में मिलिट्री कोर्ट्स का में ट्राई हुए हैं, उसमें हसन न्याजी, और अब हसन न्याजी की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में चली गई है। लेकिन बड़ा ऑब्वियस है, आगे आलिया नीलम साहिबा बैठी हैं, अगर तो आलिया नीलम साहिबा ने इसे खुद ही सुनने का फैसला कर दिया देन तो रिलीफ की तवक्को नहीं रखते। लेकिन अगर उन्होंने किसी और बेंच को हैंड ओवर किया और उस बेंच में के अंदर भी जस्टिस जो है वो शहबाज रिजवी या जैसे तारिक महमूद बाजवा एटसेट्रा ना हुए, या जो अभी हाल ही में जज लगाए गए वो ना हुए, कोई ऐसे जज साहिबान हुए जिनको जो पूरी चेन ऑफ इवेंट है उसको वो आजादाना तौर पर थोड़ी सी भी आज़ादी, मतलब मैं 100% आज़ादी नहीं मांग रही, वो 20% आज़ादी से भी देखेंगे तो जिस तरह से ये पिटीशन के अंदर तमाम फैक्ट्स लिखे गए हैं उसको देख के उसको नज़रअंदाज करना, मुस्तरद करना मुश्किल होगा और मामला अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में भी दोबारा आएगा, भले आईनी बेंच के सामने आएगा लेकिन आएगा। और इसी दौरान एक शनीद ये भी है कि आईनी बेंच का जो है ना वो तफसीली फैसला लिख रहे हैं। भाई जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, उनके ऊपर ही बड़ा प्रेशर है लेकिन वो फैसला लिखे ही चले जा रहे हैं। सारी छुट्टियां गुजर गई और आईनी बेंच तो बिल्कुल ही रुखसत पर था ना सुप्रीम कोर्ट की तातीलात में, बाकी जजेस फिर भी मौजूद थे, तो उन्होंने अभी तक वो जजमेंट्स नहीं लिखी, ना रिजर्व सीट्स की जजमेंट आई, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस ट्रांसफर की आई, ना ही अभी तक मिलिट्री कोर्ट्स की जजमेंट आई। तो अगर कोई पेशरफ्त हुई भी ना तो वहां से वजूहात आ जाएंगी। लेकिन बहरहाल शॉर्ट ऑर्डर के अंदर एक चीज बड़ी क्लियर लिखी है कि अगर किसी ने कोई दरख्वास्त अपनी मिलिट्री कोर्ट्स को मुंतकली के खिलाफ दायर की है या करनी है तो उस मामले को आज़ादाना तौर पर वो अदालतें देख सकती हैं और ये फैसला उन पर असरअंदाज नहीं होगा। तो इस बुनियाद पर जो है वो हसन न्याजी ने रिलीफ के लिए कोशिश तो की है, अब देखना है कि उस पर क्या किया जाएगा। दूसरी खबर ये भी है कि वकला, हसन न्याजी भी वकील हैं, उनके लिए जो है वो तमाम तर दरख्वास्तें दायर करने वाले भी वकील हैं। तो वो वकील हैं एक धड़े के, जो आइन कानून, शख्सी आज़ादियों, बुनियादी इंसानी हकूक, अपने जो उन्होंने पढ़ा जिस आइन और कानून को उसके ऊपर डट चुके हैं। दूसरी जानिब एक लंबे वकला की कतार है जिनमें अगर मैं सबके नाम तो नहीं ले सकती लेकिन उनकी सरबराही करने वाली सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और उनकी सरबराही करने वाली पाकिस्तान बार काउंसिल और उनकी सरबराही करने वाली इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, ये सारी तंजीमें। अब इन तंजीमों के सरबराहान जो हैं वो इन दिनों बड़े खाइफ हो रहे हैं क्योंकि अगेन उनके इलेक्शन आ रहे हैं नवंबर के अंदर। तो जब बार काउंसिल्स के जो है ना वो इलेक्शंस आते हैं, और लास्ट ईयर भी यही हुआ था कि जब 26 अमेंडमेंट का टाइम था और उसके फौरन बाद इलेक्शंस हुए तो बाकायदा जो कैंपेन की गई थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हमदर्दी जगाने वाली, उस वक्त की अदलिया के खिलाफ या उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ अपने आप को बड़ा जो है ना वो ये दिखाना है कि हम बड़े अपराइट हैं और हम इस निज़ाम के खिलाफ डटे खड़े हैं। तो इस तरह की कैंपेन तब भी की गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये पोस्ट 26 अमेंडमेंट जो है वो खुद को ये शो कर के हम एंटाई 26 अमेंडमेंट है वोट लिए गए थे। लाहौर बार का आप हाल देख लें, इस्लामाबाद बार का आप हाल देख लें, वोट्स लिए गए और उसके बाद क्या हुआ कि जब वो सारे इक्तदार में आ गए, उन सबको मिल गई ताकत और पावर वकला तंजीमों की नुमाइंदगी की, तो उसके बाद वो सब खामोश हो गए। फिर पूरा साल क्या होता रहा नहीं पता। अगेन वो माहौल वकला बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी बहुत बड़ी वजह मौजूदा चीफ जस्टिस के इकदामात हैं। चीफ जस्टिस ने हर चीज़ को टोटली बंद कर दिया है, वकला के ऊपर जो है वो पाबंदियां आयद कर लिया। और एक चीज़ जो कि वकला बरादरी के अंदर बहुत जो है ना वो एट द सेम टाइम बहुत बुरी भी है और एट द सेम टाइम अच्छी भी है कि वो अपने जो उनके साथी हैं उनके लिए वो ज़रूर कोई ना कोई या अपने ऊपर लगने वाली पाबंदियों के खिलाफ ज़रूर मुत्तहिद हो जाते हैं। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकला के ऊपर पाबंदियां लगी हैं तो वकला को ये बात बुरी लग रही है। इनफैक्ट जो चीफ जस्टिस के अपने सबसे हामी बार्स हैं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट बार है या पाकिस्तान बार है या फिर जो टोटली प्रो इस्टेब्लिशमेंट या इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जिनके नाम आते हैं और वो टीवी पे भी बैठते हैं और वो प्रोग्राम्स में भी शिरकत करते हैं और वो हर जगह हमें नजर आ रहे होते हैं और ऐसे लगता है शायद इनसे बेहतर कोई कानूनदान इस मुल्क में एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा, और बाद में उसी किस्म के वकीलों को उठाकर जज भी बनाया जा रहा है। तो उन वकला के अंदर भी इस चीज के ऊपर बड़ा इख्तिलाफ है कि भाई जो कुछ हो रहा है अब ये बहुत गलत है। और आज जो है वो डॉन ने अपना इदारिया भी जो है वो जारी किया जिसके अंदर उन्होंने स्प्लिट कोर्ट के नाम से एक तमाम तर सुप्रीम कोर्ट के हालात के ऊपर तबसरा किया। और डॉन बतौर एक इदारा जो कि इस मुल्क के अंदर शायद वाहिद एक फ़ाल अखबार रह चुका है जिसकी अभी भी कोई स्टैंडिंग है और लोग उसको पढ़ते हैं और पसंद करते हैं, डॉन अपने इदारे के अंदर यानी अपने एडिटोरियल के अंदर ये लिख रहा है कि अदलिया किस हद तक स्प्लिट हो चुकी है और दुनिया में जो जजेस रिकग्निशन जिन जजेस को हासिल है यानी जस्टिस मंसूर अली शाह या जस्टिस बाबर सत्तार हैं या ये दीगर जजेस जो है वो या जो जिन जजेस के नाम दुनिया जानती है, जिनको मदऊ करती है, जस्टिस अतर मिनल्ला है, जस्टिस
आयशा मलिक हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, ये लोग अब ये बात बुलंद करने लगे हैं, ये बात करने लगे हैं कि भाई अदलिया विद इन कितनी खराब है, आप किसी रूल, किसी प्रोसीजर, किसी ज़ाब्ते को फॉलो ही नहीं कर रहे और आप बस रबर स्टैम्प करते और कराते चले जा रहे हैं। तो उस बात के ऊपर एतराज पे डॉन ने जो है वो एडिटोरियल लिखा है और ये भी कहा है कि अदलिया के अंदर होने वाले तमाम तर जो इस वक्त क्राइसिस या बहरानात हैं उनके जिम्मेदार भी खुद अदलिया है। बात दुरुस्त है, हम तो रोज ही ये बात करते हैं, लेकिन अब डॉन ने भी ये बात की है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ अहम हलकों तक भी ये बात जरूर जाएगी। और अब ये बात जाहिर बात है कि आम पब्लिक डोमेन में डॉन तो मुसलसल ही लिख रहा है, लेकिन दीगर कई अखबारात हैं जिन्होंने बिल्कुल अपने एडिटोरियल छापने ही बंद कर दिए। मुझे लगता है उन्होंने अपनी राय ही बंद कर दी है, ना हम राय दें, ना मसले हों, ना हमारी कोई पॉलिसी किसी के सामने आए। तो बहरहाल ये हालात जो है वो फुल ऑन चल रहे हैं और एक मरतबा फिर वुकला समेत जो तमाम तर कैटेगरीज हैं उनको जो है ना वो घेरने घारने की कोशिश हो रही है कि हमें वोट दो, हम जो है वो बड़े इंसाफ और कानून और आइन के अलंबरदार हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सख्त जो है वो रॉन्ग नंबर किस्म की सिचुएशन है। लेकिन अब देखना है कि अदलिया किस तरीके से आगे बढ़ती है, क्योंकि जो भी है इन द एंड ऑफ द डे एक पिलर ज़रूर है आपके मुल्क का, और अच्छा कराया जा रहा है या बुरा कराया जा रहा है, या इस मुल्क के अंदर किसी भी तरह की शख्सी आज़ादियों को, बुनियादी इंसानी हकूक़ को, आईने पाकिस्तान को अगर पामाल भी किया जा रहा है तो इसी अदलिया के इस्तेमाल से किया जा रहा है, और अगर कभी इसको अपहेल्ड भी किया गया या कोई बहाली की कोशिश भी हुई तो इसी अदलिया के जरिए होगी। तो बहरहाल अहमियत तो इसकी अपनी है, इसके अंदर जो किरदार हैं जिम्मेदारी उनकी भी है। देखते हैं कि वो क्या करते हैं। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।